बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो गया। नंबर 3 आपका है सेट्स एंड फंक्शंस। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कल से इंशाल्लाह बाकायदा उसकी एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। तो इन डेफिनेशन को आपने बड़े ध्यान से समझना, इसको ज़हन नशीन रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि फिर ये पूरा चैप्टर यही डेफिनेशंस बार बार आएंगी। और नीचे यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं जैसे NWPC, तो ये सेट्स हैं। तो जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएंगे, वो समझ नहीं आएगी, वो समझ आए तो एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो इनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 38 पे जाओ जरा। पेज नंबर 38 का लास्ट जो लाइन है, अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स along with particular relationship defined among them। स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, एक तो बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है या ऑब्जेक्ट्स होती है, और उन आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक पार्टिकुलर रिलेशनशिप होती है। तो उसकी एग्जांपल अगर नीचे देखें तो नीचे आपको 3 फिगर्स नजर आ रही हैं। सबसे छोटी वाली फिगर जो है उसको देख रहे हैं। सबसे छोटी वाली फिगर में क्या है? ट्रायंगल्स नजर आ रही है, ठीक है। तो जो दूसरी वाली फिगर है वो उसमें 3 ट्रायंगल्स को मिला के बनी है, 3 ट्रायंगल्स को मिला के बनी है। और जो वापस उसकी पहली फिगर है वो इन 3 ट्रायंगल्स को मिला के एक बनी है। असल में क्या हो रहा है, ये असल में इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद डिटेल से देखें तो इसमें पूरी एक सिमेट्री है, पूरी एक तरतीब है ट्रायंगल्स में। यहाँ पे वो आपको फिगर 4 में पेज नंबर 39 पे नजर आएगी। तो उसमें क्या सिमेट्री है, तो देखिए उसमें जो डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हुई है उन सब डॉटेड लाइंस के दरमियान फासला एक है। दूसरा वो डॉटेड लाइंस जो है वो सब की जो उसके वर्टिसेस हैं उसको कट कर रही है। उसके बाद अगर उसके दरमियान से देखें तो वही जो एक इंडिविजुअल ट्रायंगल है वो 2 राइट ट्रायंगल्स बना रही है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक ख़ास किस्म का पैटर्न है जिसमें पाए जाने वाले जितने भी आइटम्स हैं जो उसकी कलेक्शन है उसके दरमियान एक ख़ास रिलेशनशिप होता है। इस ख़ास रिलेशनशिप को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी कलेक्शन है, ठीक है। अब जो सेट है, अगली डेफिनेशन उसको देखते हैं। सेट जो है ये भी एक कलेक्शन होती है, बट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड प्लस कौन से डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब वाज़ेह, ठीक है, जिनकी बाकायदा डेफिनेशन मौजूद होती है। सेट लफ्ज़ बिल्कुल आम है, आप तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे डिनर सेट है, टी सेट है, सोफ़ा सेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उसको सेट कह देते हैं। तो आपने उसमें क्या किया कि आपने उसमें स्पेसिफाई कर दिया ना, जैसे डिनर सेट की बात हो रही है तो डिनर सेट में डिनर के लिए सारी चीज़ें होंगी ना, ठीक है। तो उसमें टी वाली चीज़ें तो नहीं शामिल होंगी। 39 के लास्ट पे जाइएगा, 39 के लास्ट पे यहाँ पे है, a set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers or elements। हाँ चलिए, ये इसको हम बड़ा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये इसको हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉलेज आपको पहले से मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ऐसे कि हमारे पास ये सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को जाहिर करने के कितने तरीके हैं। हमारे पास सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं। पहला है आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा है टैबुलर और तीसरा है सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव को हम उर्दू में कहते हैं बयानिया। तो बयानिया लिखा है तो बयान बना दिया जाता है। टैबुलर मीन्स टेबल बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं।
और सेट बिल्डर यानी सेट बनाना, इसे बोलते हैं तरकीब सेट, तरकीब सेट साज बिल्डर। हम ये कैसी है तीनों, उसको जरा देखो। जो पहले वाला है डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसमें हम सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट में वो चीज़ें हम सारी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सेट बनाना चाह रहे हैं और उसमें टोटल एलिमेंट्स है 7, कितने 7। तो जैसे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के 7 दिन। अब आप बताइए हफ्ते के दिनों के नाम अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको वो दिन जो है मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर आप कहते हो सिर्फ हफ्ते के 7 दिन, तो आपने उस एक लाइन में 7 को भी जाहिर कर दिया, डिस्टिंक्ट कर दिया ना आपने, वेल बना दिया उसको, ठीक। तो वो एक सेट बन गया। ये है बयानी करने का, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब दूसरा मेथड है आपका टैबुलर मेथड। तो टैबुलर मेथड में क्या होता है कि आप बाकायदा उसकी लिस्टिंग करते हैं, यही वाले को, जैसे आपने कहा हफ्ते के 7 दिन, 7 days ऑफ वीक। तो अब लिस्टिंग आपने करनी है तो उसमें शुरू करना पड़ेगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वो सारे 7 के 7 दिन हैं वो वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो आपने लिस्टिंग की है तो इस मेथड को हम बोलते हैं टैबुलर मेथड। उसके बाद है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं, कि तामील करते हैं उसमें। और ये जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है तो कभी-कभी इसमें थोड़ा सा मेलजोल है, थोड़ी सी इसमें मवासलत है, सिमिलरिटी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ छोटा सा एक एडिशन कर देते हैं। ये इसमें हम कहते हैं कि कुछ सेट है हमारे पास एक्स सच दैट, ये जो सिंबल है इसका मतलब है सच दैट, such that x equals 7 days of week। बात में आ गई? हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 चीजें मुताबिक हो रही है। हमने वो जो डेज थे हमने उसको नाम दे दिया x का, ठीक है ना, x का नाम दे दिया और बाद में x को डिफाइन कर दिया कि x क्या है, x इक्वल है 7 days ऑफ वीक। तो ये सेट बिल्डर तरीका है। इसमें लिस्टिंग करते हैं टैबुलर में और डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ एक सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी सी कुछ टाइप्स है सेट की, उसको डिस्कस करते हैं। पहला आपके पास आ रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, इसके और भी नाम है एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड और नल भी कहते हैं। वॉइड सेट भी कहते हैं, जिसको नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो, यानी अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको लिखने का तरीका इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये जो सिंबल है इस सिंबल को बोला जाता है फाई। क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। आगे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट कौन सा सेट होता है, सिंगलटन सेट आपका ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना। तो अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब चलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल, आपने पिछली क्लास में मैट्रिसेस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 शर्तें थी, 2 कंडीशंस थी। वो क्या कि 2 सेट को इक्वल सेट तब कहा जाएगा जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और दूसरा उसके एलिमेंट भी एक्जैक्टली सेम हो, एक्जैक्टली सेम हो, तो फिर हम कहते थे कि वो इक्वल सेट है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पे इक्वल सेट क्या होगा, आप फर्स्ट करें आपके पास एक सेट है A 1 2 3, दूसरा सेट आपके पास है B 2 3 1। तो यहाँ पे देखिए सेट A जो है वो सेट B के इक्वल है। क्यों, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, उसके भी 3 है। दूसरा ये 1 2 3
यही 1 2 3 उसमें भी मौजूद है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। अब दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्वल सेट में हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होंगे। नंबर मतलब तादाद। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट में हमने कहा कि इसके सिर्फ नंबर सेम होगा, तादाद सेम होगी। कैसे? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ए में 3, तो बी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 3, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 है, वहां पे ए भी। आगे देखते हैं जी सबसेट। सबसेट क्या है? आप फर्ज करिए आपके पास एक सेट है, आपका जब ए सेट है, ए सेट है उसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3, बी सेट उसमें एलिमेंट है 4 5 6, और तीसरा सेट है उसमें एलिमेंट 1 से लेकर 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया? अब इसमें जरा गौर करिएगा कि सेट ए जो है वो पूरे का पूरा इस वाले सेट यू में मौजूद नहीं है, मौजूद है ना। इस तरह सेट बी जो है वो भी पूरे का पूरा सेट यू में मौजूद है, मौजूद है। लेकिन एक और चीज, वो दोनों सेट इसके अंदर मौजूद हैं और इस वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट जो कि है सब वो ज्यादा है। जब ये कंडीशन मीट करें सेट कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है और दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट पहले सेट से ज्यादा हो, तो फिर वो जो पहले वाला सेट है उसको दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है A is subset of U। और वो जो बड़ा सेट होता है, बड़ा सेट जिसमें अंडर कंसिडरेशन सारे सेट मौजूद होते हैं। अंडर कंसिडरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल 10 सेट भी हो जाए और वो 10 के 10 सेट के एलिमेंट्स इस एक सेट में आ जाए, तो उस एक सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल सेट इसका सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें अंडर कंसिडरेशन तमाम एलिमेंट पाए जाते हैं। ऐसे दो टाइप्स आगे, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, सेट बी जो है वन टू थ्री 4, अगर ये हो जाता है आपका सेट ए है उसके एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है 1 2 3 4, सेट ए पूरे का पूरा सेट बी में मौजूद है और सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए से ज्यादा है, तो फिर ये वाला जो सेट ए है सेट बी का प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर ऐसा हो है सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 और तीसरा सेट चलो मैं ले लेता हूँ 3 1 2, तो एक और सेट हमारे पास 3 है और उसमें एलिमेंट आ गए 3 1 2 और मिल गया, ये तो एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों, तो सेम है ना, तादाद भी सेम है और वही एलिमेंट्स है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो वाले दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट की क्या कंडीशन है आपको समझ आ रही है कि भाई ए जो है वो सी के इक्वल आ रही है, ठीक है, तो जब वो इक्वल आ जाए तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यूनिवर्सल भी हो गया। पावर सेट क्या है? किसी सेट के, किसी भी सेट के जितने सबसेट्स निकलते हैं उन तमाम सबसेट्स को मिला के उस खास सेट का हम पावर सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है X, तो उस सेट X के जितने सबसेट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। पावर सेट। ठीक हो गया। आगे जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। N स्टैंड्स फॉर नंबर, नेचर, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर्स कौन सी है? जो 1 से स्टार्ट होती है और सो ऑन। W स्टैंड्स फॉर होल, होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होती है
and so on, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. P stands for prime numbers. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से स्टार्ट होते हैं और सेल्फ डिविजिबल होते हैं। सेल्फ डिविजिबल का मतलब ये है कि वो अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते। जैसे कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। Z स्टैंड फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इसमें भाई 0 होता है और उसके बाद प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी हर एक नंबर का प्लस भी मौजूद है और माइनस भी मौजूद है और ये चलता रहता है। और जीरो जो नंबर है उसको हम अमूमन नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। O स्टैंड्स फॉर ओड नंबर्स। तो ओड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11 ऐसे चलता है। अच्छा, यहाँ से एक और डिस्टिंग हो गया। यहाँ पे है E स्टैंड्स फॉर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। फिर आता है हमारे Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर हमने कहा था वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं, जो P/Q फॉर्म में होते हैं और उसमें Q जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। बुक में तरह मौजूद है, उसको बड़ा ध्यान से। और Q डैश या Q प्राइम इसको पढ़ते हैं, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q फॉर्म में जाहिर नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल नंबर क्या होता है? ये रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर को मिला के आते हैं। रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिला के जो बनते हैं वो कहलाता है आपका रियल नंबर्स। ठीक हो गया? ये डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह करना है, निशान मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको करके